नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कावेरी जल विवाद को लेकर एक बार फिर से यह मुद्दा गर्मा गया है और बेंगलुरु बंद है। जबकि विडंबना देखिए कि कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी सहयोगी है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति हो रही है दोनों राज्यों में। उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है, उसने मध्य प्रदेश में एक नई रणनीति के तहत कांग्रेस के सामने चुनौती पेश कर दी है। अभी तक 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। तो क्या होगी विपक्ष की रणनीति इस रणनीति के जवाब में, इस पर आज खास चर्चा। और इसके बाद यह बात भी कि सेना के एक जवान के साथ केरल में मारपीट और उसके ऊपर लिख दिया पीएफआई। तो यह क्या कुछ हो रहा है और क्यों इस पर कुछ नेता जो हमेशा बोलते रहते हैं और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वो चुप क्यों है। और बात यह भी कि पश्चिम बंगाल में डेंगू का जबरदस्त कहर है। कहां पर है ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी 12 दिन के विदेश दौरे के बाद लौटी हैं। स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,056 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, हर सरकारी कर्मचारी की और बढ़ने वाली है भूमिका। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में पीएम मोदी ने बेटियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक बेटियां बना रही हैं नए कीर्तिमान। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों छात्र, संकाय सदस्य और कुलपति होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S के मंत्र को बताया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सफलता की कुंजी। कहा, आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि जरूरी। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान संगठनों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में डेंगू का जबरदस्त कहर। 35 लोगों की गई जान, 40,000 से भी ज्यादा लोग चपेट में। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। न्यूयॉर्क दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के अपने समकक्ष से की मुलाकात। अहम मसलों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठा। केरल में भारतीय सेना के एक जवान के साथ कथित तौर पर मारपीट और उसके पीठ पर पीएफआई लिखने का शर्मनाक मामला आया सामने। 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 153, 323 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज।
और गुजरात और कर्नाटक के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर नई रणनीति का किया खुलासा। इस बार 3 केंद्रीय मंत्री को अब तक मैदान में उतारकर बीजेपी ने विपक्ष के सामने पेश कर दी है बड़ी चुनौती। तो ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज सबसे पहली खबर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद से जुड़ी हुई। तो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद है और बेंगलुरु शहर में शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मुद्दे को लेकर अब तक कर्नाटक में किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यानी कर्नाटक सरकार का समर्थन है। तो कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वैसे तो गंभीर विवाद है और अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती रही है। काफी पुराना विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कावेरी जल विवाद अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करने के लिए कहा है। दरअसल इस विवाद के समाधान के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT का गठन किया था। अब जरा राजनीति देखिए। वर्तमान में दोनों राज्यों में उन्हीं पार्टियों की सरकारें हैं जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में DMK सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। तमिलनाडु में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस और DMK के बीच सहयोग है। दोनों पार्टियां कर्नाटक के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए विपक्षी गठबंधन में भी शामिल हैं। तो फिर अगर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि ये फिर कैसी राजनीति है और फिर ये कैसी विपक्षी एकता है कि कावेरी जल विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है। तो इस पर भाजपा नेता CT रवि ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक पार्टी के नाते ऐसा नहीं है, सारे जनता आपके साथ रहेंगे ऐसा हम स्टेटमेंट दिया है। गलती है क्या उसमें? राजनीति है क्या? कौन कर रहा है राजनीति? यहां कांग्रेस सरकार, गवर्नमेंट कर रहा है, सरकार कर रहा है। हाँ, आज अपना प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा जी दोनों सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ गांधी स्टैचू के सामने, गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट भी करेंगे। 28 तारीख को वो स्टेटमेंट दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया। और हम बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। हमारे साथ आयशा खानम जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता बेंगलुरु से, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आयशा, भारतीय जनता पार्टी और JDS इन्होंने तो समर्थन किया है इस बंद का, जो किसान संगठनों ने बंद बुलाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया सरकार का भी इसके पीछे समर्थन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि जहां तमिलनाडु में कांग्रेस DMK की सहयोगी है और यहां पर कांग्रेस की सरकार ही है, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे को जो दोनों राज्यों की राजनीति है वो भड़का रही है और अधिकरण की बात को, जो कावेरी जल अधिकरण है उसकी बात को नहीं मान रहे दोनों पक्ष। जी देखिए लालचंद, ये मुद्दा जो है आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना राजनीतिक मुद्दा है और कोर्ट में भी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इस निर्देश के तहत कर्नाटक को, तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना ही होगा, लेकिन कर्नाटक अब 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ता रहा है। और अब ये कह रहे हैं कर्नाटक में किसान कि इससे ज्यादा पानी छोड़ना गलत होगा। तो ऐसे में जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार किसानों के पीछे उनका समर्थन करती हुई नजर आई, क्योंकि कर्नाटक सरकार को इस बात का डर है कि अगर
वो पानी नहीं छोड़ती, कावेरी का पानी नहीं छोड़ती तमिलनाडु की ओर, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और कर्नाटक सरकार को फटकार लगेगी। इससे पहले भी पिछली बार जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उस वक्त कांग्रेस सरकार को और कहा था कि अगर आप ये विवाद नहीं सुलझा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए और घर जाइए। ठीक इन्हीं शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो कहीं ऐसी स्थिति ना बने, इसके चलते कर्नाटक सरकार ने अब किसानों का सहारा लिया। अब उन्हें उनके समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि खुल के नहीं कह रही है कि वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक कन्वीनियंस पॉलिटिक्स कर्नाटक सरकार की तरफ से है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, ये दोनों जो है गठबंधन में सहयोगी है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मसले पर इस तरह के भड़कीले भाषण ना हो, इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको क्यों नहीं सुलझा सकते? अगर ये किसानों को समझाया जाए, दोनों तरफ के किसानों को भी, कि पानी की समस्या तमिलनाडु में कितनी है और कर्नाटक अगर पानी ज्यादा छोड़ता है तो यहाँ के किसानों को कितनी समस्या होती, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका शांतिपूर्ण हल मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो मामला सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये कर्नाटक को मानना ही पड़ेगा और कर्नाटक सरकार को आज भी एक सेटबैक की तरह देखा जा सकता है कि अभी कुछ ही देर पहले कावेरी रेगुलेटिंग वाटर कमेटी ने कहा है कि 3000 क्यूसेक पानी भेजना होगा। तो ऐसे में अब यहाँ पर और भावनाएं और भड़केंगी तो ये बहुत ही भावुक मुद्दा होता है और हर बार कावेरी के मसले पर राजनीति जो है जमकर होती है दोनों राज्यों की तरफ से। तो इस वक्त भी ये देखने को मिल रहा है और खासकर जिस बेसिन में कावेरी का बेसिन जो हम देख रहे हैं, ये एक वकलिगा बेसिन, वकलिगा डोमिनेटेड एरिया है, यानी किसानों का एरिया है जहां पर जेडीएस का गढ़ है। तो ऐसे में अब ये राजनीति जो है और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि अब एक तरफ जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है और फिर दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा मामला जो है और गहरी राजनीति का रूप ले रहा है और आज ही नहीं बल्कि अब शुक्रवार के दिन भी कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक बंद का ऐलान जब शुक्रवार के दिन होगा तो ये जो है लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इससे आर्थिक नुकसान ज्यादा हो रहा है, यानी राजनीति एक तरफ, लेकिन जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, देखिए पिछली बार भी जब बंद हुआ था पिछले 15 दिन पहले, तो उस वक्त ये बताया गया था कि करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है जो रोजमर्रा के जीवन जीने वाले व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मार पड़ती है व्यापारियों पर। लेकिन राजनीति बेहतर होती है और वोट बैंक की राजनीति कावेरी मसले को लेकर हमेशा से कर्नाटक और तमिलनाडु में वोट भुनाने राजनीति भुनाने के लिए होती रही है। बिल्कुल, ये राजनीति है जो कि आर्थिक मार को भी नहीं देख पाती और राजनीति में भी विडंबना देखिए कि यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, उसमें कांग्रेस सहयोगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों सहयोगी, लेकिन उसके बावजूद इस राजनीति के चक्कर में यह नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जोड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनाव का उम्मीदवार बना करके चौंका दिया है। एक ऐसी रणनीति पेश कर दी है जिसका मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस, इस पर फिलहाल कांग्रेस को रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस पर करेंगे बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।
1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आँख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डेली न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा यही कि भारतीय जनता पार्टी क्या नई रणनीति लेकर आई है जिससे विपक्ष के सामने चुनौती पेश हो गई है। खासतौर पर फिलहाल मध्य प्रदेश में, गुजरात और कर्नाटक के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नई रणनीति का खुलासा कर दिया है। और क्या है वो नई रणनीति मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कि इस बार 3 केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारकर बीजेपी ने विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। शिवराज सिंह चौहान के सरकार के 20 साल हो चुके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है, उसके सहारे कांग्रेस को जीत की उम्मीद है कि उस लहर के सहारे हम जीत जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस के सामने बीजेपी की इस रणनीति से नई चुनौती कि कांग्रेस कैसे करेगी मुकाबला, और क्या कांग्रेस जो सोच रही है एंटी इनकम्बेंसी वो है भी या नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट भी इस बीच में जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में कई नाम चौंकाने वाले हैं। कुछ नाम जरा आप सुनिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 7 सांसदों को बीजेपी ने अब तक विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। आगे और उतार सकती है। तो कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी तो घबराई हुई है, इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी कैसे काम करती है। और उधर कांग्रेस पर सवाल है कि वो पार्टी तो अभी तक कोई कैंडिडेट का नाम भी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी मीटिंग हो रही है लेकिन नाम तय नहीं हो रहे। तो कांग्रेस की दिक्कत दरअसल यह है कि पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट पर ध्यान केंद्रित कर रखी है, लेकिन चुनौती और भी है। उसके मंसूबे पर सपा और आप पानी फेर रही है मध्य प्रदेश में। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन कल से इधर अखिलेश यादव अपनी जमीन तलाशने की कवायद तेज करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबी की लिस्ट को इतना लंबा कर दिया है कि राहुल गांधी की लिस्ट छोटी पड़ गई है। एक बात और है जो अहम है कि लोकतंत्र में आम लोगों से संवाद और उनके बीच नेताओं की उपलब्धता, ये जीत की बड़ी वजह होती है। और आप इसका एक उदाहरण देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर एक दिन की भी छुट्टी लिए काम में जुटे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर यह आरोप लगता रहता है, बड़े नेताओं पर, कि चुनाव तो उनके लिए पॉलिटिकल टूरिज्म है। जब चुनाव आते हैं तो आ जाते हैं।
अंकगणित पर जोर देते हुए विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया था। वो जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया है INDIA। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है, दावा है कि कांग्रेस के पास देने के लिए है क्या, वो उत्तर प्रदेश में सपा को क्या दे सकते हैं। तो उधर राहुल गांधी ने कास्ट पॉलिटिक्स, जातीय राजनीति के जरिए रीजनल पार्टी के आधार में सेंध लगाने की कोशिश भी की है। इसी बीच में जातिगत जनगणना वगैरह की बात करने लगी है कांग्रेस एकाएक। लेकिन सवाल यह है कि बगैर किसी रोड मैप के सिर्फ फॉर्मूले पर विपक्ष चुनाव जीत सकता है क्या? इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने MP में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। MP में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। और इस बीच चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और जो कहा जाएगा वो मैं करूंगा। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। और नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टी के फैसले पर आभार जताया और कहा कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं पहली बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ने वाला हूं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत नजर से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। तो बीजेपी के ये मंत्री और बड़े नेता भी हैरान हैं, तो विपक्ष कितना हैरान होगा इन फैसलों से। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में संजय राणा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ में हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय राणा जी और जयशंकर सर आप दोनों का। और मैं विनोद जी से जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, हमने अभी देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी हैरानी जताई कि भाई उनको भी पता नहीं था, आश्चर्य उनको भी हुआ। प्रहलाद सिंह पटेल ने भी सुखद आश्चर्य जताया कि उनको लड़ने को मिलेगा चुनाव। तो जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्री चौंक गए हैं, तो विपक्षी कांग्रेस और तमाम पार्टियां जिनका की मुकाबला करना है चुनावी समर में, वो तो और ज्यादा चौंक गए होंगे कि अरे ये क्या हो गया।
निश्चित रूप से लाल जी, आप जब अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे और मैं जब देखा आज सुबह से जितने भी ट्वीट आ रहे हैं कांग्रेस के हैंडलर से, तो डेफिनेटली ये दूसरी लिस्ट के बारे में जो उनका रिएक्शन है वो डेफिनेटली उनको एक असर तो हुआ है। क्योंकि ये असर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने परसों रैली देखी थी, इतनी बड़ी रैली हुई और 10 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे थे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जी कि किसी एक पार्टी के इतने बड़े कार्यकर्ताओं का ये महाकुंभ था। और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस अपनी रैली में कई चीजें बातें उठाई थी और खास करके डबल इंजन की सरकार के साथ साथ शिवराज जी के जो अपने काम रहे हैं, उनकी जो अपनी लेगेसी रही है, उनकी जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ रही है, जिससे उन्होंने एक बीमारू स्टेट को बाहर निकाला है, इन सब सारी चीजों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर कर रहे थे। लेकिन आज के जब कल के शाम के जब ये लिस्ट में आने के साथ में जब आप देखिए कि लिस्ट आई और उसमें 3 बड़े केंद्रीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश से आने वाले और वहां के 7 सांसद की इस सूची में है, तो सचमुच ये सबसे बड़ा धक्का तो कांग्रेस के लिए जरूर था। अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि अभी तक उन्होंने टारगेट शिवराज सिंह चौहान को किया हुआ था। कमलनाथ जी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान उनको एक इजी टास्क लगता था, जिसमें उनको लगता था कि 20 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी लोडेड एक सीएम है और दूसरा कमलनाथ भी को मौका मिला था लेकिन वो 17-18 महीना ही चल पाए थे और कमलनाथ जी इस सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो शायद मध्य प्रदेश में एक दूसरा माहौल बनेगा, दूसरा एक वहां पे जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो चेंज होंगे, तो वो इस तरह की अटकलें थी। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट आया तो अब ये कांग्रेस में इस बात के लिए तो अंदेशा बढ़ी है कि बीजेपी ने एक तरह से कई फेज का चैलेंज लोगों के सामने में खास करके कांग्रेस के सामने में रख दिया है। ठीक है। अब जबकि वो ये लड़ाई को शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ के लिए बना के एक 20 साल के लोडेड उनका एंटी इनकम्बेंसी दिखाना चाह रहे थे, उसके बदले में ये नए फेज जो है वो इस नैरेटिव को कहीं से एक तरह से आप कहिए तो हल्का कर देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे लाल जी कि ये देखिए कि पॉलिटिकल इक्वेशन में आप चुनाव की रणनीति में जब आप कर रहे थे कि बीजेपी की रणनीति, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ये पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव जो लड़ती है और चुनाव के लड़ने का जो इसका अंदाज है वो कांग्रेस के तरह या पॉलिटिकल पार्टी के तरह पे फॉर्मूले पे नहीं है। बाद में चुनाव जीतने के बाद में आप ये देखिए 2019 हो 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो दबे स्वर से सपा से लेके सारे पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम पे सवाल उठाया था, लेकिन उनके लिए ये स्टडी करने की चीज है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव रणनीति पे काम करती है। ठीक है। आपके ये काम करने का जो अंदाज है बीजेपी का, वो ये देखिए कि आज कांग्रेस के जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें आप देखिए कि वो लोग सचमुच में चौंक गए हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी में विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। शायद इनकी सोच से ये चुनाव की रणनीति जो है शायद ऊपर की चीज। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास और संजय राणा जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले जरा जयशंकर सर के पास मुझे जाने दीजिए। जयशंकर सर, आप भी हंस रहे हैं, लगता है आप भी चौंक गए थे क्या इन नामों को देख करके, और ये भी कि अब जब ये नाम सामने आए हैं तो अब जो मुख्य वहां पर मुकाबला तो मान लीजिए कांग्रेस का है, वैसे तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सब अपने अपने लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन आप भी चौंक गए थे क्या? और दूसरी बात यह कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है जयशंकर सर? देखिए, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी ये कांग्रेस के लोग बताएंगे। नहीं, मैं सिर्फ संभावना के तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा। प्रधानमंत्री जी चौंकाने वाली बातें ही करते हैं जी। इसमें अगर ऐसा कुछ आश्चर्यजनक होता है तो लगता है कि ठीक है, उनकी एक रणनीति है, उसका एक हिस्सा है। थोड़ा जरूर लगा कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र सरकार का वो डिमोट होकर के राज्य में जाएगा या राज्य में मुख्यमंत्री बनने की उसकी उम्मीद बनेगी, अब ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की जो हार है उसके बाद से ही ये मंथन होता रहा है कि जैसे गुजरात में उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया था, उसके डिविडेंड मिले, बहुत अधिकतर टिकट काट दिए थे, लोगों के उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे, तो उसका डिविडेंड मिला था, गुजरात में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। लेकिन ये काम वो हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटका में उन्होंने नहीं किया और दोनों राज्य उनके हाथ से निकल गए। तो ये इस दिमाग में जरूर मंथन चल रहा था कि मध्य प्रदेश में भी इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए गुजरात की, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से नहीं हो सका वो। और दूसरा यह है कि इन जो मंत्रियों को दिया है और जो सांसदों को जो टिकट दिया है, आपको याद होगा कि इसमें से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का राजनीतिक गढ़ कही जाती रही हैं और जिनमें भाजपा लगातार हारते रही है। तो
इसलिए भी बदलना था और इसलिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की जो रणनीति होगी, नड्डा जी की, ठीक है, जो मजबूत चेहरे और बड़े चेहरे पेश कर दिए जाएं ताकि विपक्ष को थोड़ी सी उसमें असुविधा हो। ठीक है, विपक्ष किस रूप में इसको लेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं। ठीक है, लौटता हूं। ऐसी बात उनके मन में भी कोई ना कोई रणनीति जरूर जरूर लौटता हूं आपके पास। संजय राणा जी, संजय राणा जी, आपके पास मैं अब ये आ रहा हूं ये लेकर सवाल कि कांग्रेस कह रही है कि देखिए इतने बड़े बड़े मंत्री, नेता, जो सांसद हैं उनको बीजेपी इसलिए उतार रही है क्योंकि घबराई हुई है। थोड़ा सा संकेत मुझे लगता है जयशंकर सर ने भी दिया है कि भाई हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हाथ से निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है, ये बात कही जा रही है। लेकिन क्या यही रणनीति है या हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो ये रहती है कि वो सारी ताकत लगा देती है भले ही किसी राज्य में चुनाव जीत भी रही हो तो भी। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा अभी सभी दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो प्रबुद्ध बड़े पत्रकार हैं और आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो आपने देखा होगा कि गणित जो है, स्ट्रेटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी की टोटली बदल चुकी है। जो 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हो या 2014 के पहले की राजनीति हो, उस राजनीति के समीकरण को बदलना भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया। भारतीय जनता पार्टी आज उस मुहाने पे उस तरीके से काम नहीं करती जिसमें ट्रेडिशनल वे में काम होता था। जैसे भी हमारे दोनों बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने बोला कि एक तरह से डिमोशन, नहीं, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी की तरह काम करती है और उसमें हर व्यक्ति, सिवाय प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया, हर व्यक्ति कार्यकर्ता, और वो भी अपने आप को कार्यकर्ता ही बोलते हैं। उस कार्यकर्ताओं को जहां पे जरूरत होगी पार्टी को वो यूज कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब आते हैं इतने 3 मंत्री हैं, 7 सांसदों को देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मंत्री हैं इनका अपने क्षेत्र में बहुत प्रभुत्व है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर ये जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, अब मान लीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर लड़ते हैं चुनाव, एक नाम है, तो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं कहीं ना कहीं इसको इंपैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये बड़े चेहरे आते हैं तो छूट, देखिए 2 तरह की चुनाव होते हैं, एक होता पार्टी लड़ती है और एक होता कार्यकर्ता लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है ऐसे चुनाव और बाकी लोग जो कार्यकर्ता लड़ते हैं। लेकिन समीकरण में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, पार्टी तो लड़ी रही है, अब कार्यकर्ता भी, यानी पार्टी बीजेपी है प्लस नरेंद्र सिंह तोमर हो गए या मंत्रीगण हो गए या सांसदगण हो गए, तो वो 1+1 का गणित कहीं ना कहीं हो रहा है। नंबर ये आता है कि देखिए पहले क्या 1-to-1 वाले से साहब ने, सब लोगों ने बताया कि कमलनाथ वर्सेस हो सकता था शिवराज जी, वो गणित उन्होंने खत्म कर दिया है। बोला कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, सही बात, बहुत सारे चेहरे चीफ मिनिस्टर के, और कहीं ना कहीं सबको टो पे ला दिया। टो पे लाना मतलब क्या है कि एक तरह से सब लोग एक्शन में हैं। देखिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कार्यकर्ता है, जैसे हम सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उसी तरह कॉर्पोरेट। चलिए लौटता हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चुनावी रणनीतियों से ना सिर्फ गुजरात बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इस तरह के राज्यों में सरकार अपनी रिपीट कराई है, दोबारा सत्ता में वापस आई है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की रणनीति है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें आप अगर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक भी बात कर लीजिए तो वहां पर समाजवादी पार्टी अलग ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी अलग ताल ठोक रही है, सपा आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव अभियान शुरू करने वाले हैं कल से। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का वो मुकाबला करे जो संजय जी कह रहे थे कि 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की भारतीय जनता पार्टी है। लाल जी, हमारे साथ 2 वरिष्ठ आप कह सकते हैं कि पत्रकार हैं, सीजन है, आज खास करके जयशंकर जी को आप देखिए कि वो तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे वर्षों में। जी चीजें कुछ जब बात जयशंकर जी बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब वो कह रहे थे तो देखिए कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मध्य प्रदेश में की रैली में जो बात कही है वो भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो आउटसोर्स करती है चुनाव के लिए, अपने रणनीति के लिए। ये सारी चीजें नक्सल के हाथ में देखिए। हाँ, तो उसमें काफी आपने देखा कि लंबा चौड़ा टीवी डिबेट भी हुए थे, कई अखबारों ने आज उसको लिखा भी है। लेकिन ये बात एक समझने की जरूरत है
कि हम लोग एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट होने के नाते भी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा था। तो जब ये आउटसोर्स की बात कहते हैं तो आप ये चीज देखिए कि उसमें जो जमीनी सच्चाई है और ये जमीनी कार्यकर्ता की जो पहुंच है उससे पार्टी दूर होती है। और उसके कारण ये होता है कि पार्टी कोई एक ऐसा अपना रोड मैप लेने में वो पार्टी के सामने में सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वो क्या रोड मैप लेके आए। तो कांग्रेस के साथ में अभी पूरे नेशन वाइड में आप देखें कि सबसे दिक्कत उनके साथ में रोड मैप का है कि वो किस रोड मैप के साथ में आगे बढ़े। क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है हर जगह इलेक्शन को लेके, तो उनका जो फीडबैक का सिस्टम है वो एजेंसी थ्रू है। मैं ये दावा नहीं करता हूं, लेकिन जो सच्चाई आपके सामने में है उसके साथ में देखिए कि अभी उनके सामने में टारगेट जो इंडी गठबंधन है उनके सामने में मिशन 2024 है या फिर ये 5 राज्यों का चुनाव है। अगर ये 5 राज्यों का चुनाव अभी मिशन में नहीं है तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि ये सारे टिकट के लिए जो इतना बवंड हुआ पड़ा है कि आम आदमी पार्टी जितना बड़ी एजेंडा लेके और गारंटी लेके राहुल गांधी जाते हैं उससे बड़ी गारंटी लेके केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, बड़ी सी लिस्ट लेकर चले जाते हैं। आप उससे ज्यादा देखिए कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने कम से कम 15 कैंडिडेट का लिस्ट भी जारी कर दिया है मध्य प्रदेश के लिए। कल से अखिलेश यादव का दौरा वहां होने वाला है, तो वो जितना भी बुंदेलखंड के इलाके में वो समझ रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, तो कल से उनकी अपनी 2 दिन की रैली है और वहां पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो सवाल ये है कि अगर इस 5 राज्यों में 2023 में अगर आप लड़ते हुए दिखेंगे तो 2024 में आप किस एजेंडे के साथ में आप इंडिया गठबंधन के लिए एक रोड मैप और एक एजेंडे की बात करेंगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। जयशंकर सर, एक लंबा तजुर्बा रहा है आपका मतलब पत्रकारिता में राजनीति को करीब से देखने का, उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही है उसको हम सबने करीब से देखा है। ये बताइए कि क्या सच में कांग्रेस इस समय दुविधा की स्थिति में है? क्यों, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स पर बड़ी तेजी से शिफ्ट हुई, जाति जनगणना की बात की, ओबीसी आरक्षण की बात की, तमाम बातें की, और जो बात की प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लगता है आउटसोर्स कर दिया अर्बन नक्सल के हाथों में, वो कांग्रेस के विचार में, बोली में, कर्म में, कांग्रेस के नेताओं में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो क्या सचमुच कांग्रेस अभी विचारधारा के स्तर पर एक दोराहे पर खड़ी है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से का मुकाबला करना सचमुच एक बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, कांग्रेस जो है अपनी पिछली रणनीति को थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल करते हुए मुझे लगता है कि वो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म पे ज्यादा फोकस करना चाहती है, ये हो सकता है। और दूसरा बात है, देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं उनकी बात का कोई, वो तो बोलेंगे ही, उनको चूंकि विपक्ष पे हमला करना है तो अर्बन नक्सल है या कोई और है, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल में उन्होंने उनको पता नहीं कैसे फीडबैक दिया था कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र उन्होंने कर दिया जो कभी वहां है ही नहीं है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के नाम पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन ये सब बातें तो अलग हैं, सब चलता ही रहेगा। वहां उन्होंने गारंटी की बात की, जो मैं गारंटी देता हूं उस पर कायम रहता हूं। भोपाल में पहले उन्होंने गारंटी दी थी और कहा था कि साहब जो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के दोषी हैं महाराष्ट्र के लोग, एनसीपी के लोग, उनको मैं सही ठिकाने पहुंचाऊंगा। आज उनकी सरकार में बैठ करके वो उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं। तो इस तरह की गारंटियों का कोई बहुत, चूंकि चुनाव है, चुनाव के समय सब अपनी अपनी बातें करते हैं। थोड़ा भाजपा के लिए एक संकट जरूर होगा। ये जो 4-5 चेहरे हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, गगन सिंह कुलस्ते ट्राइबल फेस है मध्य प्रदेश भाजपा के, और ओबीसी फेस कहे जाते हैं प्रहलाद पटेल, और कैलाश विजयवर्गीय का भी काफी बड़ा असर रहा है। कभी वो भी संभावित मुख्यमंत्रियों के दावेदारों के रूप में उनका नाम भी होता रहा है। तो 4-5 नाम लिया जाएंगे। एक महाराज बैठे ही हुए हैं, ज्योतिरादित्य जी, हो सकता है कि उनको भी चुनाव में उतार दिया जाए, कहा जाए कि भाई आप भी आइए, क्योंकि वो सामूहिक नेतृत्व के रूप में बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। कि अब शिवराज जी को तो क्लियर हो गया होगा कि अब उनके बारे में कुछ खास गंभीर नहीं है मामला, क्योंकि 4-5 बड़े चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ाने के लिए गए थे, उनको खुद ही उम्मीदवार बना दिया। पहले बनाया था कि वो बाहर जाके देखेंगे, संभालेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें अब देखिए मतदाताओं का रुझान, और अभी तक जो है ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन का ही है जो बन रहा है, चाहे ओपिनियन पोल्स वाले हों या बाकी जो चुनाव विश्लेषक लोगों का भी रहा है। तो लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और भाजपा के नेतृत्व है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हैं, ये 365 दिन
राजनीति करते हैं चुनाव बिल्कुल, ये उस तरह की पार्टी नहीं है कि वो गिव अप कर दे कि हाँ ठीक है अब 5 साल सत्ता में रह गए तो थोड़ा सा ढीले पड़ जाए, उस तरह का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिपीट करने के लिए पूरी कोशिश लगा दे। ठीक है, लौटता हूं संजय राणा जी, जो बात की हमने जयशंकर सर से अभी बात की, वो जो कांग्रेस का कंफ्यूजन है, कांग्रेस क्या वास्तव में कांग्रेस ने शिफ्ट किया है अपने आप को, और जब वो इस तरह से उस समय शिफ्ट कर रही है जिस समय भारतीय जनता पार्टी से उसे तगड़ी चुनौती मिली है, तो क्या वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी दुविधा की बात है कि वो किस चीज को पकड़ करके रहे? क्या पहले की तरह पहले वाली विचारधारा पर रहे, या जो अभी कांग्रेस ने हाल में रुख दिखाया है जातिगत राजनीति वगैरह वाली बात, उस पर कांग्रेस जाए? इस दुविधा का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं मिलेगा, जो कांग्रेस के अंदर की ये दुविधा है, संजय राणा जी? देखिए, अगर ये दुविधा ना होती तो भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ नहीं मिलता। जैसे विनोद जी ने कहा है, जयशंकर जी ने कहा, देखिए जो कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और प्लानिंग उनके पास नहीं है। वो कोई भी चुनाव, मान लीजिए किसी भी स्टेट का चुनाव होता है, बस वो 3 महीने 4 महीने एक्टिव होते हैं। अब ये देखिए कर्नाटका का चुनाव हारने के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी में कितना सोच का शिफ्ट हो गया। जो ये चुनाव है एमपी का, वो अमित शाह देख रहे हैं, नड्डा साहब राजस्थान का देख लीजिए, तो अमित शाह अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई बोलने में कुरेज नहीं है। नो डाउट 20 साल 18 साल शासन में देखने के बाद कहीं ना कहीं उबन सी लोगों को हो जाती है, लेकिन उस उबन से कैसे आउटकम आना, बाहर कैसे आना है, ये स्ट्रेटेजी को मान करके हमें मानना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े चेहरे उतारे गए मैदान में कि नहीं, जिससे आपको उबन सी हो सकती है, हो सकता है शिवराज जी से हो रही हो सकता है किसी विधायक से हो रही हो, कि देखिए हमारे पास गुलदस्ते में और भी फूल है, जो आपकी जो बागीचा है उसमें खुशबू फैलाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए, होना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में शामिल नहीं है जो गिव अप कर दे, है ना, कि भाई इतने साल की भले हमने सत्ता ये की, लेकिन हम फिर से पूरी ताकत लगा देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, संजय राणा जी जुड़ने के लिए, जयशंकर गुप्ता जी आपका भी, और विनोद जी का भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की चर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे।
आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक खबर जो केरल से आई है, निश्चित रूप से आपको भी इसे जानकर गुस्सा आएगा। केरल में भारतीय सेना के एक जवान के साथ कथित तौर पर मारपीट और उसके पीठ पर PFI लिखने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। दक्षिणी केरल जिले के इस घटना में 6 लोगों के खिलाफ हालांकि पुलिस ने IPC की धारा 143, 147, 153, 323 और 341 के तहत FIR दर्ज कर ली है। लेकिन केरल पुलिस ने कहा है कि अभी तक इस घटना के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया इस जवान के साथ। दरअसल PFI की आतंकी गतिविधि और देश विरोधी एजेंडा के कारण भारत सरकार ने पिछले ही साल इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। PFI प्रतिबंधित है, लेकिन PFI के लोग गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। केरल बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वाम दलों की सरकार में राज्य में रेडिकलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है। राज्य में वोट बैंक की सियासत ने एक तबके को गलत कामों के लिए प्रोत्साहित कर दिया है, ये अनिल एंटनी का आरोप है। अनिल एंटनी जो है वो AK एंटनी के पुत्र हैं, कांग्रेस नेता AK एंटनी के पुत्र, लेकिन वो अभी बीजेपी नेता हैं। सवाल यह है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन RSS कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर मौन साध लेते हैं, और अब तो जवान पर हमले को लेकर भी मौन है। केरल के सीमावर्ती इलाके से सटे कर्नाटक में कुछ स्कूली बच्चों ने बुर्का पहनने की जिद की और वर्षों पुराने स्कूली ड्रेस को तोड़ने की कोशिश की थी। आपको वो विवाद तो याद होगा ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी धार्मिक कट्टरता पर आधारित ऐसी जिद का भी समर्थन करती हुई दिख रही है, तो इससे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। कुछ नेता विक्टिम कार्ड खेलकर गलत काम को प्रश्रय देते हैं, जबकि दूसरे समुदाय पर मजहब की आड़ में हुए हमले पर चुप्पी साध लेते हैं। अब जवान पर जो हमला हुआ है PFI की उस सोच को दर्शाती है जिसके बहकावे में केरल की कई लड़कियों ने IS सीरिया को ज्वाइन कर लिया था। आप उसी का ये नमूना मान सकते हैं। तो केरल बीजेपी के नेता अनिल एंटनी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वाम दलों की सरकार में राज्य में रेडिकलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है। आइए सुनते हैं। The state of Kerala, under the governance of the Communist Marxist Party, has become a serious law and order concern for entire India, where now radical Islamist ideologies, people with radical Islamist ideologies, are running amok in the state. For the last few years, in the last 8 years, we had seen several instances where children, women, they are not safe. They are getting attacked by different mobs, different anti-social elements. And yesterday, a shocking incident has happened where an army jawan, a serving army jawan, has been attacked by a bunch of mob. His hands were tied and PFI was spray painted in his back. This is the shocking state of affairs in Kerala. And instances like this are again the reason why the country led by the Bharatiya Janata Party, led by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, should come back to power so that this kind of destructive, divisive, violent communal politics will be kept out of center stage, and instances like what we are seeing in Kerala will not be repeated anywhere in this country. तो अनिल एंटनी का ये बयान। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की शर्मनाक घटना, कहां है वो नेता जो प्रायः झंडा उठाते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर और तमाम मानवाधिकार के नाम पर, और साथ में कहां हैं वो बुद्धिजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी जो मोमबत्ती लेकर निकला करते हैं? किधर हैं ये लोग इस घटना पर, शर्मनाक घटना पर? लालचंद्र, देखिए, इस तरह की घटना केरल में ही क्यों हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये आरोप लगते हैं, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि PFI जैसे संगठन के जो सदस्य रहे उनको लेकर केरल सरकार या केरल पुलिस का क्या रवैया रहता है, और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या कार्रवाई होती है, कोई सख्त कदम कितने उठाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि
जब हम जानते हैं कि वामपंथी दलों का रवैया हो या फिर कांग्रेस पार्टी, केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, और राहुल गांधी के आप पिछले 2-3 वर्षों के बयान को देख लें तो कोई भी ऐसा बयान नहीं होगा जिसमें वो एक तरह से सीधे तौर पर भर्त्सना करते नजर आए हों पीएफआई की गतिविधियों का या फिर पीएफआई का। जबकि जब कभी और दूसरे मुद्दों पर धार्मिक कट्टरता की बात आती है तो हम जानते हैं कि कई ऐसे उनके बयान हैं जो ये बताते हैं कि वो दरअसल इस तरह की आलोचना करते रहते हैं। लेकिन जब पीएफआई की बात आती है, जब आप देखें खास एक विशेष वर्ग से जुड़े धार्मिक कट्टरता की बात आती है या ऐसी गतिविधियों की बात आती है केरल में, जहां पर हम देखते हैं कि कई बार एक संघर्ष की स्थिति कुछ दो समुदाय में या दो गुटों में देखने को मिलती है, तब वो चुप्पी साध लेते हैं। आप देखें इतनी बड़ी घटना हुई, क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आया? कोई बयान क्या जो तमाम बुद्धिजीवी संगठन जो कभी पत्र लिखते हैं किसी मुद्दे पर, या फिर जब कोई नेता, बीजेपी का नेता अगर कोई बयान देता है और उन्हें लगता है कि उन्हें उस पर पत्र लिखना चाहिए, वो पत्र लिखते हैं, तो वो चुप क्यों है? बिल्कुल यही सवाल है जो कि हम पूछ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर कुछ बड़े सवाल उठे हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। और ये स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल क्या है कि पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर है और 35 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। ये संख्या और बढ़ सकती है। 40,000 से भी ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में। ज्यादा जो असर है वो राजधानी कोलकाता और राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा असर वहीं पर है। तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ 13 से 20 सितंबर के बीच ही, यानी सिर्फ 7 दिनों में 7,000 मामले दर्ज किए गए डेंगू के। राज्य के दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक दिख रहा है। उत्तरी पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,500 मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी कि उत्तर में भी प्रभाव है लेकिन दक्षिणी हिस्से में ज्यादा प्रभाव है। तो इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में ऐसे हालात के बीच ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। वो 12 दिनों के दौरे के बाद वापस आई है। 12 दिन तक विदेश में थी वो। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार का ध्यान तो प्रचार पर है, तो जनता को स्वास्थ्य सेवा मिल नहीं पा रही है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य भवन अभियान चलाया, यानी कि वो उस तरफ गए ज्ञापन देने के लिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी 22 विधायकों के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनको गेट पर ही रोक लिया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। दादा, बड़ा सवाल उठ रहा है, 12 दिनों के विदेश दौरे के बाद ममता जी आई हैं, ममता बनर्जी वापस, लेकिन इस बीच में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर हैं। देखिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बता दें लालचंद। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री भी है जी। तो इसलिए क्या है कि वो थी नहीं, तो पिछले 12 दिन पूरी तरह से जो प्रशासन है, ये एक बात जोड़ देता हूं मैं इसमें कि ये हमने कभी सुना नहीं कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होने की समय पे किसी ब्यूरोक्रेट को स्टेट की चार्ज देके दिया गया था। हमारे यहाँ पे होम सेक्रेटरी को देके उन्होंने 11 दिन के लिए स्पेन और दुबई गई थी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि उनकी पार्टी की तरफ से ये बताया गया है, ये जो डेंगू का प्रॉब्लम है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है और बांग्लादेश में आजकल डेंगू एपिडेमिक है। वहां से मच्छर उड़ के आया है, इसीलिए यहाँ पे एपिडेमिक है। बंगाल में भी अभी डेंगू का ये कहर देखने को मिल रहा है जी। और दूसरी बात उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर लोगों जो है, इन लोगों को फैमिली प्लानिंग आता नहीं है। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इनका कहना है कि इनको फैमिली प्लानिंग नहीं आता है, इसीलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा लोगों को डेंगू से ये होना पड़ रहा है। तो ये तो है सरकार की इस तरह की
जो सफाई है वो। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी भी ब्लीचिंग दिया जा रहा है पूरे देश में। जो लोग ये वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में जिन लोगों को पता है उनको पता है कि जो लार्वा जिस वक्त होता है उस वक्त ब्लीचिंग अगर दे तो थोड़ा सा काम चल जाता है, लेकिन जब मच्छर बन जाते हैं तब ब्लीचिंग का कोई काम नहीं है, तब फॉगिंग करना पड़ता है। बिल्कुल फॉगिंग करना पड़ता है जी। तो हमारे पास, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए तेल खरीदा नहीं जा रहा है, इसीलिए फॉगिंग भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा स्थिति है, बताए क्या करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है और उसके बाद ये भी नहीं पता कि किस समय ब्लीचिंग करनी है और किस समय फॉगिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा खबर पर जोड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार मास्टरदा, अमी प्रीतिलता वाडेदार। हमारी लड़ाई में आंसू नहीं खून बहते। हमने भी आंसुओं की जगह खून बहाना शुरू कर दिया है। मैं अपनों का घर तोड़कर देश आजाद नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन देश भी तो हमारा घर है मास्टरदा। स्वराज को पाने के लिए हम जो कुछ करें वो बिल्कुल सही है। पर आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं तुम जैसी साहसी देशभक्त महिला को तैयार कर रहा हूँ। स्वराज में देखिए वीरांगना प्रीतिलता वाडेदार की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आपदा कोई भी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसको लेकर के हम पहले से ही अपनी तैयारियां रखें। लैंडस्लाइड के लिए क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम है? राष्ट्रीय भूस्खलन शमन कार्यक्रम, उसके तहत हमारा यह उद्देश्य है लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें, लोगों को सूचना दें ताकि जो जान माल की जो क्षति है उसको हम कम कर सकें। आपदा मित्र जी, उसमें तकरीबन 3 लाख वॉलंटियर हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको इक्विपमेंट दिया जा रहा है और वो पहले रिस्पॉन्डर होंगे।
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आप